बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो जैसे जाहिल से कभी शादी नहीं करेगा। जब चची लोगों को मालूम हुआ अब्बा की नौकरी छूट गई कि वो महंगा जहेज नहीं दे सकते, तो वो बेइज्जती करके रिश्ता तोड़कर चले गए। क्योंकि वो लोग अमीर थे, मेरे अब्बा हाथ जोड़ते मेरे सामने रोने लगे। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि ग्रेजुएशन के बाद CSS के एग्जाम की तैयारी करने लगी और अच्छे रैंक से इम्तहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब चची के घर वाले मिठाई के टोकरे लेकर घर आए और मुबारकबाद देते चची मेरे हाथ में अपने बेटे के नाम की अंगूठी डालने लगी। मैंने उसी वक्त मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई जब मैं पहली बार किसी के सामने जाहिल कहलाई। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो जैसे जाहिल से शादी नहीं करेगा। ये जुमला मेरे कानों में गूंजा तो लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर थप्पड़ मारा हो। चची मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में दुपट्टा सख्ती से लपेटे, माथे पर गुरूर और जबान पर जहर, चेहरे पर वही तेवर जैसे सदका देने आई हूं। मेरे अब्बा खामोश खड़े थे, उनकी आंखों में वो सवाल था जो शायद कभी अल्फाज न बन सके। वो सबके सामने झुके, हाथ जोड़े, बीबी रिश्ता तोड़ लो मगर हमारी इज्जत न तोड़ो। चची हंसी, जैसे अब्बा के अल्फाज किसी पत्थर से टकराकर वापस पलट गए हों। गरीबों की इज्जत ये भी कोई चीज है? उसका बेटा आसिफ, जिससे मेरा रिश्ता तय था, नजरें चुराकर एक तरफ खड़ा था जैसे मुझे जानता ही ना हो। वही आसिफ जो छुप छुप कर मुझसे बात करता था, किताबें ला कर देता था, वादे करता था कि मेरा साथ देगा। चची के इनकार के बाद घर में खामोशी थी मगर मेरे अंदर जंग शुरू हो गई थी। अम्मी कमरे में बैठी खामोशी से सिले कपड़ों की गांठें खोल रही थी। अब्बा सहन के कोने में बैठे दीवार को तके जा रहे थे जैसे वो दीवार उनसे कुछ कहने वाली हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में जाकर वही रजिस्टर खोला जिस पर कई साल पहले इम्तहान नंबर 1 लिखा था। किताबें निकाली जिन पर वक्त की गर्ज जमी थी मगर उनके अंदर के अल्फाज आज भी रोशन थे। अपने कपड़ों की अलमारी खोली, दुपट्टे के पीछे रखे नोट्स बाहर निकाले और मेज पर रखे। कमरा छोटा था, ख्वाब नहीं। उसी रात नींद आंखों से रूठ गई। पहला सफ़ा खोला और कलम पकड़ा। मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, कोई वादा नहीं किया, बस एक फैसला किया कि अब मेरी पहचान किसी मर्द के साथ नहीं, सिर्फ अपनी कामयाबी के साथ जुड़ेगी। अगले दिन जब मोहल्ले में बात फैली कि आसिफ का रिश्ता तोड़ दिया गया है, लोग मुझे देखकर अफसोस की निगाह डालते। अब्बा के पास ना नौकरी थी ना आमदन का जरिया। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठी रहती थी और मैं सवाल हल करती रहती जिसमें कामयाबी की कोई मार्किंग स्कीम न थी। CSS मेरा नया इश्क था। सुबह फजर से पहले उठती, पानी से मुंह धोती और आसमान को देखकर दिल में कहती, याद रखना मैं वापस आऊंगी। इम्तहान करीब आ रहा था, किताबें कम थी, सवालात ज्यादा। मोहल्ले की छतों पर नई नवेली दुल्हनों की हंसी गूंजती थी और नीचे सड़क पर मैं CSS की पुरानी किताब ढूंढने जा रही थी। लाहौर के उर्दू बाजार से जितनी भी सिलेबस की किताबें मिली उठा लाई। कुछ पुराने स्टूडेंट्स से PDF फाइलें ले ली जो मोबाइल पर रात को लोड शेडिंग में भी पढ़ती थी। रोशनी कम होती तो मैं छत पर चली जाती। चांदनी भी किताब पर पढ़ती तो लगता कि कोई साथ बैठा है। एक दिन अब्बू खामोशी से मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैं इम्तहान की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या पढ़ रही हो? ऐसे का टॉपिक है, औरत और तरक्की। अब्बा कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, मेरी महरो एक दिन तरक्की की तारीफ खुद बनेगी। मोहल्ले में बातें होने लगी, इसकी उम्र निकली जा रही है, कोई रिश्ता भी नहीं आता। रिश्ते की क्या जरूरत है, अफसर बनने चलिए शायद। मैं छत पर सुन लेती थी मगर जबान बंद रखती। मेरी जबान अब सिर्फ अंग्रेजी में पर्चा हल करती थी। मेरे जज्बे का इजहार अब लफ्जों में नहीं, कामयाबी में होना था। एक दिन जब पर्चे के लिए फॉर्म भरने गई तो पता चला कि दाखिला फीस बढ़ गई है। मेरे पास आधे पैसे थे। मैंने फॉर्म हाथ में पकड़ा, बाहर आकर सड़क के किनारे बैठ गई। उसी वक्त अम्मा की सहेली जुबैदा खाला आ गई। क्या हुआ महरो बेटी? मैंने नजर नीचे रखते हुए कहा, खाला कुछ पैसे कम है। जुबैदा खाला ने जेब से 500 रुपए निकालकर मेरे हाथ पर रखे। वापस ना करना, जब अफसर बनोगी तो मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करा देना। मैंने वो नोट जेब में रख लिए और दिल में लिख लिया, जुबैदा खाला, फख्र की पहली किस्त। मैंने घर आकर अब्बा को बताया। वो बोले, कभी सोचा नहीं था कि हम इस मकाम पर होंगे, लेकिन तुझ पर यकीन है। मैंने उनके पांव छुए, बस दुआ करते रहना। मुताला पाकिस्तान, अंग्रेजी मजमून, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, हर मौजू मेरी सांसों का हिस्सा बन गया था। कभी पानी में चम्मच हिलाते हिलाते भी दिमाग में सवाल आते। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसरी। ये मेरी पसंदीदा थीम बन गया था। एक दिन दोपहर को आसिफ गली से गुजरा। मैं ऊपर थी, उसकी नजर ऊपर उठी, हमारी आंखें टकराई। वो झीम गया, शायद कुछ कहना चाहता था। मैंने पलटकर अंदर आना बेहतर समझा क्योंकि अब वो मंजर मेरा माजी था और मेरी किताब हाल।
रात को जब मैंने अखबार पढ़ने के लिए रीडिंग रूम खोला, एक खबर ने मुझे चुप करवा दिया। CSS के टॉपर्स में खवातीन की शरह में इजाफा। मैंने खबर का कटआउट निकाला, कमरे की दीवार पर चिपकाया और नीचे लिखा, अगली बार मेरा नाम होगा। इम्तिहान की तैयारी आखिरी मरहले में थी। मैं हर रात की दुआओं में एक ही फिक्रा दोहराती, या अल्लाह मेरी मेहनत मेरे वालिद के सर की टोपी बन जाए। वो रात जब आखिरी प्रैक्टिस टेस्ट दिया, मैंने खुद से वादा किया, अगर मैं फेल हुई तो फिर भी दोबारा दूंगी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार कामयाबी मिली तो अपने जैसे कई बच्चों के लिए रास्ता खोलूंगी। मैंने खुद को सिर्फ पढ़ाई के काबिल नहीं बल्कि मिसाल बनने लायक समझा था। मेरे अब्बा मजदूर थे, लेकिन मेरी सोच हाकिम की थी। रिजल्ट से पहले की रात कुछ अजीब थी। मैं सिर्फ छत पर चहलकदमी करती रही, जैसे किसी अंदरूनी हंगामे को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। नीचे सहन में अब्बा कुर्सी पर बैठे चुपचाप हुक्का पी रहे थे और अम्मा तस्बीह के दाने गिन रही थी। घर की फिजा में सांस लेने तक का शोर सुनाई देता था। अगले दिन जब नतीजे की वेबसाइट खोली तो हाथ कांप रहे थे। रोल नंबर डालकर मैंने एंटर दबाया और सांस रोक लिया। स्क्रीन पर पहला लफ्ज जो नजर आया वो था क्वालिफाइड। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने स्क्रीन पर झुककर दोबारा देखा, मेरा नाम, मेरा शनाख्ती नंबर और रैंक। आंखें छलक गईं, लेकिन आवाज पहले निकली, अम्मी। अम्मी जल्दी से कमरे में आई, कुरान का नुस्खा हाथ में, आंखों में सवाल, क्या हुआ बेटी? अम्मी, मैं अफसर बन गई हूँ। अम्मी ने कुरान बंद करके सीने से लगाया और फिर मुझे। उनकी आवाज कांप रही थी, मेरी बेटी, मेरा मान। उसी लम्हे अब्बा अंदर दाखिल हुए और मेरी तरफ आए। उनकी नजरें मुसलसल मेरी पेशानी पर थीं, जैसे वहां कोई ताज देख रहे हूं। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, अब जो मरूंगा सीना तान कर मरूंगा। उस दिन घर में सिर्फ खुशी नहीं, शुक्र का समा था। मोहल्ले की औरतें एक एक करके मुबारकबाद देने आईं। वही औरतें जो पहले तंज किया करती थी, अब कह रही थी, बेटी हो तो महरो जैसी। किसी ने सेल्फी लेने की फरमाइश की, किसी ने अपनी बेटी को साथ लाने की जिद की। अम्मी ने मेरे लिए नया सूट निकाला, लेकिन मैंने सादा लिबास पहनने पर इसरार किया। अम्मी, मुझे शोर पसंद नहीं। मैं खुद को अभी भी वही महरो समझती हूँ जिसने अम्मा की सिलाई की बचत से फॉर्म भरा था। दोपहर को मोहल्ले के मौलवी साहब आए, कहने लगे, बेटी, बहुत सी बच्चियां अब तुमसे मुतासिर होंगी। हमें तुम्हें स्कूल बुलाना है ताकि वो तुम्हें देखकर कुछ बनने का हौसला लें। मुझे वो दिन याद आया जब जुबैदा खाला ने इम्तहानी फीस के लिए 500 रुपये दिए थे। मैं उनके दरवाजे पर गई और उनके पांव छूकर कहा, खाला, आज आपकी दी हुई रकम ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। आपकी बेटी लाला को स्कूल में दाखिल करवाना मेरा पहला काम है। उस दिन मैंने अलमारी के नीचे रखा हुआ एक पुराना डब्बा खोला। उसमें वो पुराने अखबारी तराशे, चंद पुराने नोट्स और एक खाली अंगूठी का डब्बा था, वही जो चची लेकर आई थी। मैंने उन सबको देखा और दिल में कहा, ये सब चीजें मेरे माजी का हिस्सा हैं, मेरा मुस्तकबिल नहीं। रात को अम्मा चुपचाप मेरे पास आई और बोली, बेटी, तूने हम सबकी दुआएं कबूल करवा दी, पर अब तो नई जिंदगी शुरू होगी। मैंने कहा, अम्मी, मेरी नई जिंदगी का आगाज तब होगा जब किसी महरो को दोबारा जाहिल कहने की हिम्मत कोई ना करे। घर के बाहर चरागां सा मंजर था। हमने कुछ न किया था, पर मोहल्ले वालों ने आज खुद दीवारों पर लाइट्स लगा दी थी। दुकानदार मेरे नाम के बैनर छाप रहे थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाकर कहा, महरो, तुम हमारी स्टार हो। अगले साल हमारी सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी होगी। अगले दिन आसिफ गली में मिला, चुपचाप था, नजरें झुकाए, जबान बंद। मैंने सलाम किया। उसने नजरें उठाकर कहा, मुबारक हो। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो शायद मैं इतनी बुलंद परवाज ना करती। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर खामोशी से चला गया। एक दिन दोपहर के करीब दरवाजे की घंटी बजी। अम्मी बावर्ची खाने में थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वो चेहरा खड़ा था जिसे देखने की ख्वाहिश मर चुकी थी, चची। हाथ में एक खूबसूरत डब्बा था, सोने की अंगूठी, दूसरे हाथ में मिठाई का टोकरा, जैसे कोई जीत की खुशी में शरीक हो। महरो बेटी, मुबारक हो। सुना है असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हो, अफसर होगी बेटी, बहुत फख्र है तुम पर। मैं कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही। मेरे दिल में वो दिन धड़कने लगा जब यही दरवाज़ा उसी चची ने छोड़ा था, इनकार और तंज के साथ। चची ने अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आसिफ अभी तक तुम्हें नहीं भूला, कहता है तुमसे ही शादी करेगा, तुम हमारी इज्जत हो। मैंने पीछे देखा, अब्बा अंदर खड़े थे। उनकी आंखें चची के कदमों के करीब नहीं, मेरी आंखों में झांक रही थी, जैसे पूछ रहे हूं क्या फैसला है। चची ने अंगूठी मेरे हाथ पर रखने की कोशिश की। मैंने आहिस्ता से हाथ पीछे किया और अंगूठी वापस डब्बे में रख दी। चची जान, जब रिश्ते इज्जत से खाली हों तो वो सिर्फ अंगूठियां बनकर रह जाते हैं।
चची ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, बेटा वो वक्त अलग था, वक्त बदल गया है। हमने बहुत सोचा। आसिफ ने भी पछतावा जाहिर किया है। मैंने नरमी से कहा, नहीं चची, वक्त नहीं बदला, वक्त ने सिर्फ मुझे बदल दिया है। मेरे लहजे में न सख्ती थी न नरमी, सिर्फ वो सच था जो कई साल से मेरे अंदर जिंदा था। चची के साथ खड़ी उनकी छोटी बेटी ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी क्या हम रुखसती के लिए आए हैं? चची ने उसे खामोश करवा दिया, लेकिन वो सवाल मुझे अंदर तक काट गया। मैं उस मासूम सवाल को देखती रही और कहा, रुखसती होती है वहां जहां इज्जत बसती है, जहां दिल में बराबरी हो। यहां वो जगह नहीं रही। चची की आवाज में झिझक आ गई। तुमने बहुत तरक्की की है मैरो, हम तो बस चाहते हैं कि तुम हमारे घर का फख्र बनो। मैंने नजर उठाकर कहा, जब मैं कुछ नहीं थी तब आपने मेरा बोझ नहीं उठाया, अब मैं मकाम बन गई हूं तो आपका फख्र। नहीं चची, इज्जत का बोझ खाली हाथ उठाते हैं, सोने की अंगूठी से नहीं। चची खामोश हो गई। कुछ लम्हे दरवाजे पर गुजरे जैसे वक्त रुक गया हो। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, अच्छा बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे पलटी तो अब्बा वहीं खड़े थे, खामोश, जैसे हर लफ्ज़ सुन चुके हों। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। महरो, आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। जिस दिन तुम्हें इनकार मिला था मेरी कमर झुक गई थी, आज तुमने वही कमर सीधी कर दी। मेरी आंख से एक आंसू बह निकला। अब वो कमजोरी का आंसू नहीं था, ये वो सुकून था जो उस लम्हे मेरे दिल में उतरा जब मैंने अंगूठी लेने से इनकार किया। पहली बार जब तैनाती का लेटर हाथ में आया, मैंने खामोशी से उसे खोला। जिला बदीन एक ऐसा इलाका जो मेरे लिए अजनबी था, मगर दिल में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे मेरी कहानी का अगला बाब यहीं लिखा जाना हो। अम्मी ने लेटर पढ़ा तो आंखों में रोशनी थी। अब्बा ने हाथ थामा और सिर्फ इतना कहा, बेटी अब तुम सिर्फ हमारी नहीं वहां के लोगों की भी हो। बदीन पहुंचते ही मुझे पहली चीज जो नजर आई थी वो थी खामोशी। स्टेशन पर ना कोई हुजूम न शोर, सिर्फ एक खुश्क हवा और सुस्त रफ्तार गाड़ियां। सरकारी रेस्ट हाउस में सामान रखा। अगले ही दिन दफ्तर हाजिरी दी। सबने गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा, मगर मेरी नजर उन फाइलों पर थी जिन पर पुराने मंसूबों की मट्टी जमी थी। दूसरे दिन मैंने शहर के नक्शे मांगे। एक कोना दिखाया गया जहां कच्ची आबादी लिखा था। मैंने पूछा, ये क्या है? किसी ने कहा, मैडम वो खाना बदोशों की बस्ती है, वहां ना स्कूल है ना क्लिनिक, बस झोंपड़ियां हैं, कुछ जानवर, कुछ भीख मांगने वाले लोग। मैंने कहा, वही जगह सबसे पहले जाऊंगी। सब हैरान थे। मैडम वहां जाना आपके प्रोटोकॉल के लिए महफूज नहीं है। मैंने कहा, जब वो महफूज नहीं तो मैं कैसे हूं? अगले दिन अपनी जीप निकलवाई, 2 पुलिस वाले साथ बिठाए और मैं खुद उस बस्ती की तरफ रवाना हुई। सड़क खत्म हुई तो कच्ची पटगंडी शुरू हो गई। एक मकाम पर गाड़ी रोक दी गई। आगे पैदल जाना पड़ा। झोंपड़ियों का मंजर अजीब था। एक तरफ मट्टी, दूसरी तरफ बच्चों का शोर और दरमियान में वो खामोश आंखें जो कुछ मांगने की आदी हो चुकी थी। मैं पहली बार झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई। एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठी थी, पैरों में जूते नहीं और हाथ में टूटा हुआ प्लास्टिक का जग। वो मुझे देखकर माँ की तरफ भागी और बोली, अम्मी क्या ये हमारी नई रानी है? मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैं उस बच्ची की तरफ झुकी और कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हारी नौकर हूं और मुझे तुम्हें रानी बनाना है। उसने मुझे हैरत से देखा, जैसे यकीन ना आया हो। माँ झोंपड़ी से बाहर आई, चादर लपेटे शर्मिंदगी से बोली, बीबी जी हम तो गंदे लोग हैं, आप क्यों आई? मैंने कहा, तुम लोग गंदे नहीं हो, तुम्हें गंदा कहने वाली आंखें बीमार हैं। उसी वक्त मैंने इर्द गिर्द देखा, कहीं पानी नहीं था, न कोई बैतुल खला, न कोई क्लिनिक। बच्चों के चेहरों पर गर्द, औरतों के कपड़ों में सिलाइयों की बेच और मर्द किसी काम की तलाश में कहीं दूर। ये कोई जिंदगी नहीं थी, ये सिर्फ सांस लेने की जगह थी। मैंने फौरी तौर पर नोटबुक निकाली, सब कुछ लिखा, स्कूल, साफ पानी, बुनियादी सेहत, शनाख्ती कार्ड्स। रात को वापस दफ्तर पहुंची, फाइलें तैयार करवाई। तीसरे दिन तक मोबाइल स्कूल वैन, टीम और नादरा की गाड़ियां वहां भेज दी। लालू, वही बच्ची जो मुझे रानी समझ रही थी, वैन के अंदर बैठी पहली नज़म सुन रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। मैं उसे बाहर लाकर बोली, लालो तुम सिर्फ पढ़ने नहीं आई, तुम पढ़ाओगी भी एक दिन। अगले दिन डिप्टी कमिश्नर का फोन आया, मैडम आपने जो बस्ती में किया है वो पिछले 10 साल में किसी ने नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा, सर मेरे लिए वो बस्ती सिर्फ मर्दमशुमारी का डाटा नहीं, मेरे बाप के आंसुओं का जवाब है। अब मैं बस्ती में रोज जाती, कभी बिना प्रोटोकॉल, और तू मुझे देखकर दुआएं देती, अल्लाह तुझे वो मकाम दे जो किसी अफसर को ना मिला हो।
मैं कहती, मुझे बस इतना दे कि तुम सबका हक पूरा कर सकूं। लालू की माँ एक दिन मेरे पास आई, दुपट्टे का पल्लू फैलाकर बोली, बीबी, तुमने मेरी बेटी को इंसान बना दिया। हम तो बस मांगना जानते थे, तुमने हमें जीना सिखा दिया। मैंने उसके हाथ जोड़े और कहा, आप लोग मेरी ताकत हो। अगर आप जैसे लोग ना हो तो मैं सिर्फ एक ओहदा बनकर रह जाऊं। पोस्टिंग के सिर्फ 15 दिनों में वो बस्ती बदलने लगी। एक बार लालू ने कहा, मैडम, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? मैंने कहा, नहीं लालू, जब तक तुम पढ़ ना लो मैं यहीं हूं। मेरा दफ्तर अब उन फाइलों से नहीं, उम्मीदों से भरा था। ये पहला मैदान था और मैंने सिर्फ कदम नहीं रखा था, मैंने खुद को साबित करना शुरू कर दिया था। लालू ने मेरी जिंदगी का वो दर खोला जो शायद मैंने खुद पर भी बंद कर रखा था। वो सिर्फ एक खाना बदोश बच्ची नहीं थी, वो एक अलामत थी उस तबके की जो हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा रखा गया। जिस दिन वो झोंपड़ी से बाहर निकलकर मेरे करीब आई और पूछा, अम्मी, क्या ये हमारी रानी है? तब मेरे अंदर कुछ बदल गया था। लालू ने मेरी उंगली थामी। मैंने दिल में फैसला किया कि ये बच्ची मेरा पहला अहद है। दफ्तर वापस जाकर मैंने खुद स्कूल से राब्ता किया, प्रिंसिपल को समझाया कि ये बच्ची बस्ती की नुमाइंदा है। मैडम, ये लड़की गंदे कपड़ों में है, न कोई शनाख्ती कार्ड, न कोई दस्तावेज। ये मेरा मामला है सर, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने लालू के लिए नया यूनिफॉर्म खरीदा, बाजार गई, खुद साइज चेक किया और लालू के हाथ में पहली बार कलम दिया। वो चुपचाप मेरे चेहरे को देखती रही, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं वाकई पढ़ सकती हूँ? मैंने उसके सर पर हाथ रखा। लालू, तुम मेरी जाती शागिर्द हो, तुम में वो काबिलियत है जो मेरी आंखों ने बरसों पहले देखी थी। लालू की माँ जब स्कूल पहुंची तो दरवाजे पर रुक गई, कपड़े बोसीदा, आंखों में डर। बीबी, हमें तो कभी स्कूल के दरवाजे के करीब भी खड़ा नहीं होने दिया गया। मैंने हाथ पकड़कर कहा, आज तुम इस दरवाजे से इज्जत लेकर निकलोगी, ये वादा है। लालू पहली बार स्कूल के अंदर गई और वो दरवाजा उसके लिए नहीं, पूरे कबीले के लिए खुला। मैं रोज उसकी कॉपी देखती, हर हुर्फ, हर लाइन मेरे लिए रिपोर्ट थी। दफ्तर के एक सीनियर ऑफिसर ने एक दिन चाय के वक्फे में पूछा, मैडम, इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद एक खाना बदोश बच्ची पर इतनी तवज्जो? मैंने चाय का कप रखकर कहा, क्योंकि वो मुझ जैसी है। उसका कल भी किसी लफ्ज से बिखर सकता है और संवार भी सकता है। कुछ हफ्ते बाद शहर के कुछ बासर लोग मेरे दफ्तर आए। वो शिकायत लेकर आए थे कि मैं बस्ती पर ज्यादा तवज्जो दे रही हूँ। मैडम, ये खाना बदोश तो बस मांगने के लिए आते हैं, इन पर इतना वक्त क्यों जाया कर रही हैं? मैंने कहा, क्योंकि ये भी इंसान है और शायद हम सबसे ज्यादा असल लोग, जिन्हें जीने के लिए सलीके नहीं, सिर्फ इज्जत चाहिए। लालू का चेहरा दिन ब दिन निखरने लगा। पहले वो खामोश थी, अब सवाल पूछने लगी थी। जब पहली बार उसने क्लास में हाथ उठाकर सवाल किया, उस्ताद ने बताया, मैडम, आपकी बच्ची ने पहला सवाल किया, पूरे एतमाद से। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन स्कूल में मुकाबला रखा गया, मजमून नवीसी का। मौजू था मेरी जिंदगी मेरी जंग। लालू ने लिखा, मेरी माँ कहती थी हम गंदे लोग हैं, मगर एक दिन एक रानी आई जिसने हमें बताया कि हम इंसान हैं। लालू ने पहला इनाम जीता। जब वो मेडल लेकर मेरी तरफ दौड़ी तो मैंने उसके चेहरे पर वो रोशनी देखी जो कभी मेरे बाप ने मेरी कामयाबी के दिन देखी थी। मैंने मेडल उसके गले में खुद पहना कर कहा, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरे वादे का इनाम है। लालू की माँ ने दफ्तर आकर आंसू बहाते हुए कहा, बीबी, मेरी बच्ची अब मैडमों की तरह बात करती है। वो पूछती है, अम्मी, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं कुछ बन सकती हूँ? मैं क्या जवाब दूं बीबी? मुझे तो यकीन भी देना तुमने सिखाया है। मैंने उन्हें सादा उर्दू में समझाया कि अगला मरहला शनाख्ती कार्ड है, उसके बाद स्कॉलरशिप। मेरी कोशिश होगी कि लालू सिर्फ स्कूल की लड़की ना हो, बल्कि स्कूलों की अलामत बने। लालू के नाम से अब बस्ती के बच्चे भी मुतहरिक हो गए थे। एक के बाद एक बच्चा स्कूल आने लगा। कुछ लड़कियां हाथ में किताबें लिए मेरी जीप के गिर्द जमा होती। मैडम, हमें भी पढ़ना है। मैंने बस्ती में एक छोटा सा लाइब्रेरी स्टॉल लगवा लिया। छुपे अल्फाज अब बस्ती के बच्चों की जबान पर आने लगे थे। वो बच्चे जिन्हें दुनिया ने गिनती में शामिल न किया, अब हिसाब सीखने लगे थे। एक दिन डिप्टी कमिश्नर का एक और फोन आया, मैडम, शहर के मरकजी स्कूल में लालू का नाम दाखिल कर दिया गया है, उसे नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। मैंने फोन बंद किया और लालू के स्कूल पहुंची। वो अपने स्कूल बैग के साथ खड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो मेरी मेहनत की तस्दीक थी। लालू मेरी बच्ची नहीं थी, वो मेरे जज्बे की आयनादार थी, और शायद वो पहला चेहरा था जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अफसर बनकर सिर्फ मेज पर नहीं, जमीन पर भी काम कर सकती हूँ। लालू का मेडल, उसकी तरक्की की खबरें मीडिया की सुर्खियों में आने लगी। कुछ अखबारात ने लिखा, एक अफसर ने खाना बदोश बस्ती को बदल डाला, तो कुछ ने मेरे काम को एक तहरीक का नाम दिया।
मैं ऐसे अल्फाज से ज़्यादा मुतासिर नहीं होती थी, लेकिन जब इस्लामाबाद से वजारत तालीम की तरफ से कॉल आई कि मुझे नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जा रहा है, तो दिल में हल्की सी गर्मी ज़रूर महसूस हुई। कॉन्फ्रेंस का हॉल वसी और जदीद था। लाइटिंग ऐसी कि हर चेहरा साफ दिखाई देता था। मैं पीछे बैठने की आदी थी, लेकिन उस बार मेरी नशिस्त पहली सफ में थी। स्टेज पर मुख्तलिफ अफसरान, माहिरीन और कुछ सियासतदान भी मौजूद थे। जब मेरा नाम पुकारा गया, मैंने मुख्तसर सा लेक्चर दिया, जिसमें लालू की कहानी, बस्ती का बदलता चेहरा और तालीम की असल ताकत का जिक्र किया। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी, जैसे सब सुन रहे हों। लेक्चर खत्म होने के बाद जब मैं अपनी नशिस्त पर वापस आई, तो बराबर वाली नशिस्त पर बैठे अफसर ने नर्म लहजे में कहा, आपने गांव के बच्चों को स्कूल ले जाना शुरू किया? मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। जी, क्योंकि मुझे किसी ने तालीम के लिए जगाया था, अब मेरा फर्ज है जगाना। वो मुस्कुराया, आंखों में किसी तजस्सुस के बगैर सादा सताइश थी। आप जैसी खवातीन इस मुल्क का मुस्तकबिल है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अफसर शहरियार था, नाम सुना हुआ नहीं था, मगर अंदाज ने मुझे कुछ लम्हों के लिए रोक दिया। वो ना तो तारीफ में मुबालगा करता था, ना तासुरात से ज्यादा जाहिर करता था। आप खुद किस जिले में तैनात हैं? मीरपुर में तालीम के एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा, कैसा चल रहा है? आसान नहीं है, लेकिन जब कोई बच्चा अपनी माँ को पहली बार पढ़कर सुनाता है तो सब मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। उसकी ये बात मुझे अंदर तक छू गई। हम दोनों की गुफ्तगू रस्मी थी, लेकिन अंदाज गैर रस्मी, जैसे हम एक दूसरे के जज्बे को पहचान चुके हों। कुछ देर के बाद वजारत तालीम की तरफ से कुछ सवालात उठाए गए, जिन पर मुख्तलिफ अफसरान ने अपनी तजावीज़ दी। जब मेरी बारी आई, मैंने तजवीज़ दी कि कच्ची आबादियों में तालीम को सिर्फ स्कूल की हद तक ना रखा जाए, बल्कि उन बस्तियों को खुद एतमाद दिया जाए, उन्हें तालीम का शरीक बनाया जाए, हदफ नहीं। शहरियार ने मेरे जवाब पर हल्के से तालियां बजाईं और बाद में कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो बात को दिल से कहते हैं, आप उन्हीं में से हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वो मेरे साथ बाहर आया। हम हॉल से निकलकर लॉन में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। आपने अफसर होकर इंसान होना नहीं छोड़ा, ये कम होता है। मैंने जवाब दिया, मैं तो इंसान होकर अफसर बनी थी, वरना शायद मेज के पीछे बैठी रह जाती। उसने पूछा, कभी लगता है कि ये सब काफ़ी नहीं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन जब लालू की आंखों में उम्मीद देखती हूँ तो लगता है कि शायद एक जिंदगी काफ़ी है, अगर सच में जियो तो। हम काफ़ी देर खामोश रहे। लॉन के किनारे खड़े होकर हमने आने वाले मुस्तकबिल पर गुफ्तगू की, पॉलिसियों पर नहीं, लोगों पर बात की। जब मैं वापस गाड़ी की तरफ बढ़ी तो शहरियार ने कहा, उम्मीद है हम दोबारा किसी फील्ड में मिलेंगे, मीटिंग रूम में नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मर्द बगैर कोई रिश्ता मांगे, बगैर कोई तासुर दिए, सिर्फ मेरी बातों से मुतासिर हो सकता है। ये पहली बार था जब मेरी काबिलियत पर कोई दाद दी गई, बगैर किसी मकसद के। वापसी के सफ़र में मैंने मोबाइल में लालू की वो तस्वीर देखी जिसमें वो मेडल पहनकर मुस्कुरा रही थी। मैंने खुद से कहा, अगर कोई मुझे सिर्फ इस बच्ची की कामयाबी से जानता है तो ही मेरी पहचान है। शहरियार की बातें जहन में गूंजती रहीं। शायद उसकी खामोशी में वो गहराई थी जिसे मैं बरसों से महसूस करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी अभी मेरे रास्ते में बहुत काम बाकी थे। रिश्ते अगर नसीब में हो तो साथ चलते हैं, और अगर सिर्फ तारीफ का बोझ हो तो दूर रहते हैं। शहरियार एक अफसर था, मगर शायद पहली बार वो मुझे अफसर नहीं, इंसान की नज़र से देख रहा था। लालू के स्कूल में सालाना तकरीब की तैयारी हो रही थी। मैं मसरूफ़ थी, पर दिल में एक अजीब सी राहत थी कि कुछ जिंदगियों का रुख बदल रहा है। इसी दौरान दफ्तर में सेक्रेटरी ने आकर इत्तला दी, मैडम बाहर 2 मेहमान आए हैं, अपना तारुफ चची और आसिफ के तौर पर करवा रहे हैं। मेरे हाथ में फाइल थी। चंद लम्हे तो मैंने हलचल महसूस न की, लेकिन फिर जैसे किसी ने सीना चीर कर पुराने जख्म को ताज़ा कर दिया हो। उन्हें अंदर भेज दो। दरवाज़ा खुला और वही चेहरे सामने थे। चची अब थोड़ी झुकी हुई, वो गुरूर वाली चाल कहीं पीछे रह चुकी थी, और आसिफ जिसने कभी नज़रें ऊपर उठाकर मुझसे बात की थी, हाथ ज़मीन पर नज़रें गाड़े खड़ा था। बेटा, आसिफ बहुत बदल गया है, चची ने बात शुरू की। जब तुम अफसर बनी तो इसका गुरूर टूट गया। अब वो तुम्हें चाहता है, इज्जत देता है और मानता है कि तुम जैसी लड़की से बेहतर कोई नहीं। मैं खामोश बैठी सुनती रही। चची के हाथ में वही अंगूठी थी जो वो कभी मेरे दरवाजे पर लाई थी। यही है वो बेटा जो हम दोबारा लाए हैं, लेकिन इस बार नियत और नज़र दोनों बदल चुकी हैं। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, सीधी मेज़ पर नज़रें जमाई रखी, फिर आहिस्ता से सर उठाया और चची की आंखों में आंखें डालकर कहा,
आप मेरे बाप के सामने हाथ जोड़ने को तैयार नहीं थी। उस वक्त मेरे घर की खामोशी आपको कमजोरी लगी। अब मैं सर झुकाकर किसी का रिश्ता नहीं लूंगी। चची थोड़ी पीछे हट गई। अंगूठी का डब्बा आहिस्ता से बंद किया, जैसे इनकार पहले ही समझ चुकी हूं। मैंने आसिफ की तरफ देखा। वो अब भी नजरें झुकाए खड़ा था। आसिफ, क्या तुम जानते हो, वो दिन मेरी जिंदगी का टूटा हुआ लम्हा था। जिस दिन तुमने मुझे जाहिल कहा था, वो दिन आज भी मेरी याद में वैसा ही ताज़ा है। तुम शायद बदल गए हो, लेकिन कुछ अल्फाज नहीं बदलते। उसने पहली बार सर उठाया, आहिस्ता से कहा, महरो, मैं शर्मिंदा हूं। जानता हूं कि मेरे गुरूर ने बहुत कुछ तोड़ा। गुरूर अगर वक्त पर टूटे तो आना बच जाती है, लेकिन देर से टूटे तो सब कुछ बहा ले जाता है। तुम्हारे लिए शायद अब सिर्फ शर्मिंदगी रह गई है, और मेरे लिए जिंदगी का सबक। चची ने एक आखिरी कोशिश की। बेटा, अगर तुम कहो तो हम सबके सामने माफी मांग लेंगे। तुम बस हाँ कर दो, हमारी इज्जत बन जाए। मैंने कुर्सी से उठकर कहा, चची, आपके बेटे ने मेरी इज्जत को एक जुमले में तोल दिया था, और मैंने अपनी जिंदगी को कई सालों में संवारा है। ये सौदा अब मुझसे नहीं होगा। आसिफ ने एक नज़र मेरे कमरे की दीवारों पर डाली, जिन पर अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और लालों की तस्वीरें लगी थी। शायद उसे वो सब दिखाई दिया जो वो कभी समझ न सका। महरो, अगर कभी माफी से कुछ वापस आता तो मैं सब कुछ दे देता, मगर शायद तुमने जो चाहा है वो मैं कभी न समझ सका। मैंने सर हिलाया। माफी का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता दोबारा जुड़ जाए। बाज दफा माफ करना सिर्फ खुद को आज़ाद करना होता है, और मैं वो कर चुकी हूँ। चची ने खामोशी से अंगूठी वापस बैग में रखी और बगैर कुछ कहे पलट गई। आसिफ दरवाजे पर रुका, पलट कर बोला, महरो, तुमने जीत लिया है। मैंने कहा, मैंने सिर्फ खुद को हारा नहीं, बाकी सब खुद ब खुद मिल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो दफ्तर में खामोशी छा गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। लालो स्कूल से लौट रही थी, हाथ में नई किताबें, चेहरे पर रोशनी। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे कोई पुराना कर्ज अदा हो चुका हो। मैंने कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाया और आहिस्ता से खुद से कहा, रिश्ते मांगने से नहीं, वकार से मिलते हैं, और अब मुझे किसी अंगूठी की नहीं, अपने किरदार की मोहर चाहिए। ये वो लम्हा था जब मैंने सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि खुद को फिर से मुकम्मल पाया। एक दिन दफ्तर में अचानक एंटी करप्शन विंग की टीम पहुंची। सरबराह ने सलाम के बाद हुक्म दिया, आप पर इल्ज़ाम है कि ज़िले की एक ज़राई ज़मीन गैर कानूनी तरीके से अलॉट की गई, और आपकी मंजूरी से। मैंने थोड़ा सा चौंक कर सवाल किया, कौन सी ज़मीन, किसने अलॉट की, मेरे दस्तखत कहाँ हैं? वो बस सरसरी अंदाज में बोले, तहकीकात जारी है मैडम, आपको मुअत्तल नहीं किया जा रहा, लेकिन वजाहत दरकार है। कुछ देर के बाद मुझे फाइल दिखाई गई। मेरे जाली दस्तखत, जाली मंजूरी और एक नाम, आसिफ, जो उस ज़मीन का फ़ायदा उठाने वाला था। मैंने वो कागज़ हाथ में लिया और पहली बार ये यकीन हो गया कि ये साजिश है, महज एक इंतकाम। उसी शाम शहरियार ने मुझे कॉल की, मैरो, मैंने खबर सुनी है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैंने एक लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा, मैं बेकसूर हूँ और मैं हर सबूत के साथ ये बात साबित करूंगी। शहरियार की आवाज़ में सुकून था। मैं तुम पर यकीन करता हूँ और यही काफ़ी है। तहकीकात शुरू हो गई। हर दिन अदालतों में पेशी, दफ्तर में फाइल्स की छानबीन और मीडिया की बेरहम सुर्खियाँ। हीरोइन या मुजरिम, महरों पर ज़मीन खपले का इल्ज़ाम, लेकिन मैं झुकी नहीं। एक एक दस्तखत, एक एक मीटिंग, हर फ़ोन कॉल रिकॉर्ड मैंने खुद निकलवाया। अपने पुराने सेक्रेटरी को अदालत में पेश किया। ये दस्तखत मैडम के नहीं, स्कैन शुदा हैं। वो उस दिन छुट्टी पर थी। मैंने दफ्तर की CCTV रिकॉर्डिंग मंगवाई और अदालत में पेश किए। मेरी गैर मौजूदगी के वक्त एक पुराना क्लर्क जो आसिफ के हल्के से था, वही फाइल अंदर लाया था। फिर आसिफ का नाम बैंक स्टेटमेंट में जाहिर हुआ। ज़मीन की खरीदारी की अदायगी एक ऐसे अकाउंट से हुई जो आसिफ के वालिद के नाम पर था। अब सच सामने आ चुका था। एंटी करप्शन विंग ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई। अफसर महरो बेकसूर हैं। आसिफ ने ज़ाती रंजिश में झूठा केस तैयार करके फाइलें जाली दस्तखत से चलाई। आसिफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया गया। उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया। चची, जो कभी खुद को आला समझती थी, एक दिन दफ्तर आई। इस बार ना मिठाई थी ना अंगूठी, सिर्फ आंखों में पानी और जबान पर नदामत। बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना ही नहीं, और तुमने फिर भी हमारे साथ इंसाफ किया। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, चची, मैं अदालत में रोती नहीं, सबूत देती हूँ। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हमने अपनी औकात समझ ली है, तुम्हारा मकाम हम कभी नहीं समझ सके। उस दिन मैंने सीखा कि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, वक्त भी इंसाफ करता है। शहरियार ने व्हाट्सएप पर एक पैगाम भेजा,
तुम्हारी ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, उन सब लड़कियों की है जो कभी जाहिल कही गई। तुमने साबित कर दिया कि सच बोलने से नहीं, जीने से साबित होता है। मैंने जवाब दिया, ये सच मैंने अपने बाप के आंसुओं से लिखा था, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। अगले दिन दफ्तर आई तो सारा स्टाफ तालियां बजा रहा था। मैडम, हमें आप पर फख्र है। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अब सब काम पर वापस आ जाओ। लालू की स्कॉलरशिप की फाइल मुकम्मल करनी है। इंसाफ मिला था, मगर वो वक्त जो कट गया था, वो पल जो शक में गुजरे, वो सब मेरी हड्डियों में उतर गए थे। लेकिन एक अफसर की असल ताकत उसकी सच्चाई नहीं, उसका हौसला होता है। और मैंने वो हौसला अब अपने खून में उतार लिया था। जमीन पर बैठने का अंदाज वही था, बस अब कंधों में अफसराना दुपट्टा था, दिल में सुकून का एक नया दरिया। मैं उस कब्र के सामने बैठी जिसके नीचे वो शख्स दफन था जिसने मेरी खामोशी के दिनों में मुझ पर यकीन रखा, जो उस दिन सबके सामने झुक गया था जब बेइज्जती तोली गई थी। अब्बा की कब्र की मिट्टी नम थी, शायद शबनम गिरी थी, या शायद वो आंसू जो मैं हर साल लेकर यहाँ आती थी। मेरे हाथ में मिठाई का एक छोटा सा डब्बा था, जैसे किसी कामयाबी की खुशी में बांटा जाता है, मगर इस बार ये किसी दफ्तर या तकरीब के लिए नहीं था, ये अब्बा के लिए था। मैंने कब्र के सहारे बैठकर आहिस्ता से वो डब्बा रखा, जैसे कोई तोहफा, फिर हाथ जोड़कर दुआ की और कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, जैसे अब्बा सुन रहे हो। अब्बा, वो चची दोबारा आई थी, आसिफ को साथ लेकर। कहती थी बदल गया है, अंगूठी भी लाई थी। मैंने कब्र की तरफ नजरें जमाई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब्बा, उस दिन आपने जिस दुख को आंखों में छुपाकर सर झुकाया था, मैंने वो सर कभी दोबारा झुकने नहीं दिया। मैंने मिट्टी को हाथ से छुआ, थोड़ी देर उंगलियां उस पर फेरती रही, जैसे जवाब सुनने की कोशिश कर रही हूं। फिर सर उठाया और बोली, अब्बा, लालू अब स्कूल जाती है, सिर्फ पढ़ती नहीं, अब दूसरों को भी सिखाती है। वो कहती है, मैडम, मैं भी एक दिन अफसर बनूंगी। मैं मुस्कुराई। आपको याद है, आप कहा करते थे कि बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि बेटी जब संभलती है तो नस्लें संभलती हैं। अब्बा, लालू भी संभल रही है और मैं भी। कब्र पर हल्की सी हवा चली, मिट्टी की खुशबू ने माहौल को घेर लिया। मैंने आंखें बंद की, जैसे वो खुशबू मेरे अंदर उतर रही हो, जैसे अब्बा का जवाब आ रहा हो, खामोशी में लिपटा हुआ। अब्बा, मैं आपकी वो महरो हूं जो कभी आपके पीछे खड़ी होकर चुपचाप चची की बातें सुनती थी। आज मैं लोगों के सामने बोलती हूँ, फाइलों पर दस्तखत करती हूँ, फैसले देती हूँ, लेकिन आज भी दिल वही है, वही पुराना सा दिल जो सिर्फ आपकी दुआओं से चलता है। कब्र की मिट्टी गीली लग रही थी, जैसे किसी ने रात को भी आकर दुआ मांगी हो। शायद कोई और बेटी, शायद कोई और बाप। अब्बा, जब मुझ पर इल्जाम लगा था, सबने आंखें फेर ली, लेकिन एक शख्स था जो खामोशी से मेरे साथ खड़ा रहा। शहरियार। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यकीन दिया। शायद इसलिए कि वो जानता है कि कुछ लोग सिर्फ साथ निभाने के लिए होते हैं, दावे करने के लिए नहीं। मैंने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। मैंने दुआ पढ़ी और आखिरी बार कहा, अब्बा, आपको फख्र था ना मुझ पर, तो जान लें आज भी मैं वही महरो हूं जो उस दिन आपके कदमों में खड़ी थी। बस आज वो जमीन मजबूत है क्योंकि आपकी दुआएं उसके नीचे प्यावस्त है। मैं उठी, हाथ की मिट्टी झाड़ी और पीछे मुड़कर एक आखिरी नजर कब्र पर डाली। फिजा में अजीब सा सुकून था, जैसे अब्बा ने सर हिलाकर कहा, हाँ बेटी, तुमने हमें सुरखरू कर दिया। घर वापसी पर लालू का फोन आया। मैडम, मैंने आज स्कूल में सबके सामने आपकी कहानी सुनाई। सबने कहा कि मैं आप जैसी बन सकती हूँ। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, लालू, तुम पहले से मुझसे बेहतर हो, बस अपनी सच्चाई पर कभी समझौता न करना। लालू बोली, अम्मी कहती हैं महरो मैडम का साया हमारी बच्चियों पर रहे तो वो आसमान छू लेंगी। मैंने एक लम्हे को खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें अब धुंधला रही थी, लेकिन दिल में रोशनी और गहरी हो रही थी। मैंने कहा, अम्मी से कहना अब तुम लोग मेरा फख्र हो। और शायद अब्बा की कब्र पर वो मिठाई का डब्बा एक रस्मी तोहफा नहीं रहा, वो मेरा इनाम था, मेरी कामयाबी की असल मोहर। मेरे अब्बा का फख्र अब खामोश नहीं, जिंदा था। फील्ड विजिट मामूल का हिस्सा बन चुके थे। कभी पहाड़ी इलाके के स्कूल, कभी सहराई बस्तियों की क्लिनिक और कभी छोटे गांव की ज़मीनों में फंसी फाइलें। इन सब रास्तों में शहरियार अक्सर मेरे साथ होता, खामोश, मुतवाज़िन, और हर बार वही सवाल लिए जो वो ज़बान से न कहता मगर आंखों में लिखा था, क्या हम सिर्फ साथ काम करने के लिए हैं। एक रोज़ हम दोनों एक दूर दराज गाँव में बच्चों के सेहत के कैंप पर गए थे। कीचड़, गर्मी और नदी के किनारे पर बस्ती। कैंप के बाद हम नदी के किनारे बैठे
शहरयार ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने सच बोलने का हुनर सीखा है मैरो। मैंने जवाब दिया, और तुमने सच सुनने का? शायद इसीलिए हम अक्सर एक दूसरे को समझ लेते हैं बगैर बोले। शहरयार ने नरमी से कहा, शायद हम एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, और अगर हम वाकई टीम बना लें? वो चौंका नहीं, सिर्फ नजर झुकाई, फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो कि ये लम्हा फिल्मी नहीं, अगर हम टीम बन गए तो? उसने धीरे से पूछा, तो शायद ये मुल्क, ये बच्चे, ये बस्तियां और ये थकी हुई माएं एक मजबूत छत के नीचे आ जाएंगी। मेरे दिल में बहुत दिनों से ये सवाल था, मगर तुम्हारी नजरों में कभी वो सवाल ही नहीं था। आज पहली बार तुम्हारी आंखों ने इजाजत दे दी। मैंने नजरें नीचे की और आहिस्ता से कहा, शायद मैं हर बार रिश्ते को एक कमजोरी समझती रही, लेकिन अगर दो इंसान मिलकर मजबूत हो जाएं तो वो रिश्ता बोझ नहीं होता, सहारा होता है। वो सर हिलाकर बोला, मैरो, ये कोई फिल्मी प्रपोजल नहीं है, ये एक हमसफर, एक हमजहन और एक हमदर्द का खामोश समझौता है। वापसी के सफर में गाड़ी में खामोशी थी, मगर अंदर शोर, वो शोर जो जिंदगी में पहली बार खुशगवार लगा। हमने कोई तारीख तय नहीं की, कोई वादा नहीं किया, बस एक रजामंदी थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। दफ्तर वापस आकर शहरयार ने एक फाइल मेज पर रखी। ये स्कूल का मास्टर प्लान है, मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। मैंने फाइल खोली और दस्तखत किए। अब से हर मंसूबा मुश्तरका है। उसी शाम लालो दफ्तर आई, हाथ में तस्वीरें, स्कूल की कार्ड रिपोर्ट। मैडम, मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आए। मैंने उसे गले लगाकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी स्टूडेंट नहीं, तुम मेरी उम्मीद हो। शहरयार ने उसे देखा और कहा, यह है असल कामयाबी। लोग कहते हैं कि मुल्क बदलने का ख्वाब पागलपन है, लेकिन तुम दोनों ने वो पागलपन सच कर दिखाया। मैंने फाइलों में सर झुकाकर काम करते हुए कहा, और अब ये पागलपन हमारा मिशन है। शहरयार ने मेरे लिए चाय बनाई, मेज पर रखी और कहा, जिंदगी में कभी किसी औरत को इतना खुददार, इतना बावकार नहीं देखा। तुमने मुझे सिखाया कि इज्जत सिर्फ नाम या रुतबे से नहीं मिलती, काम से, नीयत से और सच से मिलती है। मैंने चाय का कप लिया और धीरे से कहा, शायद इसीलिए तुम मुझे पसंद आए, क्योंकि तुमने कभी मुझ पर हक जताने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ मेरा साथ दिया। उस दिन दफ्तर आम वक्त से देर बंद हुआ। सब जा चुके थे, सिर्फ मैं और शहरयार थे। रोशनी मध्यम थी और फिजा में एक खामोश इत्मीनान। न कोई वादा किया, न कोई ऐलान, मगर दिल जानता था कि अगला सफर अकेला नहीं होगा। लालो ने जाते जाते मुझे कहा, मैडम, अगर आप दोनों शादी कर लें तो आपकी बेटी को पढ़ाने मैं आ जाऊंगी। हम दोनों हंस पड़े। मैंने कहा, लालो, तुम हमारे स्कूल की पहली प्रिंसिपल बनोगी। वो हंसते हुए चली गई और मैंने शहरयार की तरफ देखा। तो फिर टीम तैयार है? शहरयार ने कहा, हाँ की मोहर तो तुम्हारी आंखों ने कब की लगा दी थी, अब सिर्फ दस्तखत बाकी हैं, वक्त करेगा। और मैंने दिल में कहा, शुक्र है, इस बार रिश्ता जबर नहीं, इंतखाब है। लालू का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो नए यूनिफॉर्म में बैग कंधे पर डाले मेरे सामने खड़ी थी। मैडम, डर लग रहा है, सब नए हैं। मैंने उसका हाथ थामा। तुम वो हो जो कीचड़ से निकलकर किताबों की दुनिया में आई हो। तुम नई नहीं हो, तुम मिसाल हो। लालू ने हल्का सा हंसते हुए कहा, फिर आप भी तो मेरे साथ चलें। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हें तन्हा चलना है ताकि कल किसी और को साथ लेकर चल सको। उस हफ्ते मेरी जिंदगी का एक और फैसला सामने आया। शहरयार और मैंने निकाह का फैसला किया, सादा, साफ और बेतलब। न कोई जहेज, न कोई गोल्ड सेट, न काजी साहब के सामने लंबे खुतबे, सिर्फ 2 दस्तखत, गवाह और 2 लोग जिन्होंने जिंदगी का हर मोड़ सच्चाई से गुजारा था। निकाह की तकरीब किसी होटल या शादी हॉल में नहीं हुई, एक पुराने सरकारी लाइब्रेरी के बाग में रखी गई, जहां हम दोनों ने पहली बार एक स्कूल के प्लान पर दस्तखत किए थे। मैंने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा और शहरयार ने नीला कुर्ता पहना। सादगी हमारी अलामत बन चुकी थी और हमने उसे ही लिबास बनाया। मेहमान ज़्यादा न थे, चची नहीं आई और न ही आसिफ, लेकिन वो लोग आए थे जिन्होंने दिल से हमें अपनाया। लालो, उसकी माँ और वो सब बच्चे जो अब मेरे नाम को रोल मॉडल मानते थे। निकाह के बाद लालो की माँ मेरे गले लगकर रोई, बीबी, अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आप हमारी बेटी बन जाओगी। मैंने उसका हाथ थामा, और आप वो पहली औरत थी जिन्होंने मुझे बगैर खून के अपना कहा था। आज वही रिश्ता असल है। नए घर का सामान कुछ भी नया न था। हमने पुराने कमरों को साफ करके उनमें रोशनी डाल दी, जैसे दिल में रोशनी डाली थी। शहरयार बोला, असल नयापन दिल में होता है, चीज़ों में नहीं। लालू की यूनिवर्सिटी की पहली फीस
मैंने शहरयार से छुपा कर दी। उसने जब जाना तो कहा, यह हम दोनों की बेटी है, तुम मुझसे क्यों छुपाती हो? मैंने कहा, आदत है सब कुछ खुद करने की। उसने मुस्कुराकर कहा, अब आदतें बांटने का वक्त है। शादी के बाद मैंने एक नई स्कीम शुरू की, बाप के आंसू के नाम से। ये स्कीम उन बच्चियों के लिए थी जो तालीम अधूरी छोड़ देती हैं सिर्फ इसलिए कि बाप के पास फीस नहीं होती। हर कामयाब लड़की का नाम उस फहरिस्त में शामिल किया गया जो कभी किसी ने रद्द कर दी थी, जैसे मुझे किया गया था। एक दिन लालो ने कहा, मैडम आपने सब जीत लिया, इंसाफ, मोहब्बत, सब कुछ। मैंने कहा, नहीं लालो, सब कुछ नहीं। वो चौंकी, तो क्या बाकी है? मैंने आसमान की तरफ देखा, अब्बा के आंसू। मैंने वो लौटा दिए हैं, बस वही काफी है। उसी दिन कब्रिस्तान गई, शहरयार साथ था। अब्बा, मैं महरो, वही जिसे तुमने कभी किसी के सामने सर झुकाने नहीं दिया, आज तुम्हारी बेटी बीवी है, माँ है, उस्ताद है और तुम्हारी दुआ है। शहरयार कुछ फासले पर खड़ा रहा। उसने मुझे तन्हा वक्त दिया जैसे हमेशा देता था। वापसी पर बोला, मैंने जिंदगी में कई कहानियां सुनी, लेकिन तुम वो हो जो खुद कहानी बन गई। घर आकर हमने खाने की मेज पर 2 मिट्टी के चिराग रखे, एक अब्बा के नाम, एक लालो के बाप के नाम, जो दुनिया से चला गया था मगर बेटी की रोशनी बन गया। मैं अब लिख रही हूं, हर लफ्ज में सच, हर जुमले में सफर। ये कहानी किसी दुल्हन की नहीं, एक बेटी, एक अफसर, एक लड़ने वाली औरत की है जो आज खुद को नहीं दूसरों को उठा रही है। और हां, मैं वो महरो हूं जिसके बाप ने हाथ जोड़े थे और जिसने उन हाथों की लाज रखी। यही अंजाम है और यही आगाज। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।